तो टू गो हेड विथ हमको आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट विद न्यूमेरिकल थोड़ा से बेसिक इक्वेशन आपको याद होने चाहिए। जैसे कल हमने रेडियो एक्टिव डीके लॉ देखा था, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको रेडियो एक्टिव डीके लॉ याद है, आपको उसका एक ग्राफ याद है, एंड देन यू मस्ट आल्सो रिमेंबर व्हाट इज हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ टाइम के बाद हमको और एक क्वांटिटी डिफाइन करना है विच इज नोन एज मीन लाइफ टाइम। तो जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू ऑल दिस पैरामीटर अगेन। तो आइडिया ये था, वी हैव रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंटिन्यूअसली डीके होता है टू फॉर्म न्यू एलिमेंट्स। तो एक सेकेंड में कितना डीके होगा, तो dn by dt, dn by dt, dn by dt का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में हाउ मेनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स और न्यूक्लियाई दे आर डिकेइंग टू फॉर्म न्यू एलिमेंट्स। पैरेंट, कितने पैरेंट न्यूक्लियाई एक सेकेंड में डीके होंगे, dn चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, dt पर यूनिट टाइम, इट इज प्रोपोर्शनल टू n। देन वी हैव सीन कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हो विच इज नोन एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि नंबर कम हो रहा है, डिक्रीजिंग विद टाइम है। देन ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, तो dn by n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है दैट एज यू नो द नंबर इज डिक्रीजिंग, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो मैं n को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। फिर हमने किया था इंटीग्रेट, और लैम्डा कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर रखा था। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ n इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, तो इनिशियल कंडीशंस यूज किए थे हमने। इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे क्वांटिटी कितना है, n0 है, तो एट t इक्वल टू 0 n इक्वल टू n0, therefore you have natural log of n0 equal to minus lambda into 0 plus c, इसलिए हमको c मिल जाता है नेचुरल लॉग ऑफ n0। और ये c की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था हमने, तो नेचुरल लॉग ऑफ n इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n0, शिफ्ट इट टू दिस साइड, natural log of n minus natural log of n0 equal to minus lambda t। यहाँ से मिल गया था n upon n0 equal to e raised to minus lambda t। ये log of a minus log of b है ना, तो log of a upon b equal to minus lambda t taking exponential on both sides, तो n upon n0 equal to e raised to minus lambda t। तो n equal to n0 e raised to minus lambda t, ये आ गया आपके पास disintegration law, decay law, radioactive decay law। So if you plot graph of this, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एट t इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, तो ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है। देन इट फॉल समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डीके है। इसके बाद हमने डिफाइन किया था हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि यू सी दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके, तो कंप्लीटली डीके इंफिनिटी पे होगा। टोटल रेडियोएक्टिव एलिमेंट पैरेंट का कन्वर्जन कंप्लीटली डॉटर में कब होता है, इंफिनिटी टाइम पे। तो हम इसके लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसमें वी मेजर व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पैरेंट न्यूक्लियाई टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसको बोलते हो हाफ लाइफ टाइम। मतलब उस टाइम में, टी हाफ टाइम में क्वांटिटी क्या हो जाता है, n0/2, और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो n के पे क्या लिखोगे, n0/2 इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। n0 हो गया कैंसल्ड आउट, तो 1/2 और e रेज टू माइनस लैम्डा टी आ गया नीचे। और याद रखना, क्योंकि हमने यहाँ पे t के लिए क्या लिखी है, t हाफ, तो वी विल पुट t हाफ हियर, ये आ जाएगा नीचे, तो 1/e रेज टू लैम्डा टी हाफ, तो e रेज टू लैम्डा टी हाफ इक्वल टू 2, मतलब log ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लैम्डा टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो होता है 0.693। तो यहाँ से आपको टी हाफ की वैल्यू मिल गई 0.693 अपॉन लैम्डा। ये था हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड for quantity to fall to half of its value. Now before we start numerical, एक last
हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए विच इज कॉल्ड एज मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। इसको मीन लाइफ टाइम बोलते हैं या तो एवरेज लाइफ बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं टाउ से। तो स्मॉल टी मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम है, और टाउ मतलब एवरेज टाइम है। अब एवरेज टाइम समझने के लिए लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है और आपको पूरा मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है और डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लुक, लेट अस टेक एन एग्जांपल। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एग्जांपल है लेकिन समझने के लिए ज्यादा इजी है। लेट अस से मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब टाइम एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। और लेट अस से ये 1 डे है, एक दिन। देन यू हैव लेट अस से 3 डे, लेट अस से 4 डे। 2 मैंने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लेना तो 2 भी ले लो, डजंट मैटर, यू कैन टेक 2 इफ यू वांट। सिर्फ समझने के लिए है ये, रिमेंबर, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू इमेजिन व्हाट इज मीन लाइफ टाइम। और लेट अस से हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए हम खिलौना लेके आ गए, एंड हम पहले दिन गए और 3 खिलौने लेके आ गए। तो टॉय नंबर 1, टॉय नंबर 2 एंड टॉय नंबर 3। रिमेंबर, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन लाइफ टाइम। बच्चे तो बच्चे हैं, उठा के फेंक दिया। पहले पहले एक दिन के बाद एक टॉय गया, डैमेज्ड। फिर तीसरे दिन पे और एक तोड़ दिया, फिर चौथे दिन पे और एक तोड़ दिया। राइट, कभी तोड़ दिया का लॉजिक क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियर टूट रहे हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर, दे आर ब्रेकिंग डाउन, दे आर ब्रेकिंग डाउन एंड गेटिंग कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स। तो ये भी ब्रेक हो रहा है। रिमेंबर, हम 3 अलग अलग टॉय लाए थे, एक पहले दिन पे ही गया, एक 3 दिन के बाद गया, एक चौथे दिन के बाद गया। व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ ईच टॉय? 1 + 3 + 4, 8/3, दैट इज कॉल्ड एज मीन लाइफ टाइम। तो अब ऐसा ही कुछ सिमिलर कुछ होता है इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा ही कुछ सिमिलर है। मतलब बेसिकली व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एनालॉजी, तुमने क्या किया एवरेज निकालने के लिए? क्या किया आपने? टोटल टाइम फाइंड किया। पहला टॉय 1 दिन, दूसरा टॉय 3 दिन, चौथा तीसरा टॉय 4 दिन। तो 1 + 3 + 4, तो यू हैव समड अप, you have added all these 3 quantities, मतलब you are talking about total time upon total number of elements, total number of toys। तो रिमेंबर, ये डेफिनेशन है किसका? मीन लाइफ का। एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ पे आपने क्या किया? एग्जैक्टली वही किया। आपने बोला कि पहला टॉय उसका लाइफ था 1 डे, दूसरे का था 3 डे, तीसरे का था 4 डे। तो टोटल टाइम ऑफ ऑल दिस टॉय वाज 1 + 3 + 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर 3। 4 होते तो डिवाइड बाय 4। तो अब इसका हमारे रेडियो एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है? समथिंग सिमिलर। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको आप बोलते हो पेरेंट न्यूक्लियाई, और आपको पता है ये रेडियो एक्टिव है, मतलब ये अनस्टेबल है, मतलब ये डीके होता रहेगा। तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हो गए डीके। और एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको कल भी बताया था, ये सारे के सारे एलिमेंट एक साथ डीके नहीं होते हैं। एक साथ डीके क्यों नहीं होते? क्योंकि एक साथ शायद फॉर्म भी नहीं हुए थे वो। देखो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इमेजिन हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका जिसका हाफ लाइफ या जिसका लाइफ 10,000 ईयर है, 10,000 साल है। इमेजिन इमेजिन मैंने आज वो मटेरियल लिया एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, और इमेजिन उसमें से कुछ न्यूक्लियाई एग्जैक्टली 10,000 साल पहले बने थे। तो जैसे मैं सब्सटेंस लाया वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, क्योंकि उनका लाइफ टाइम हो गया खत्म। मतलब मेरे लिए उस एलिमेंट का लाइफ कितना है? 0 है, बिकॉज आई ब्रॉट एंड इट वेंट। अब इमेजिन उसमें से कुछ ऐसे न्यूक्लियाई थे, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई थे जो 10,000 साल प्लस, सॉरी, +1 मिनट, मतलब
थोड़ा टाइम बाद में बने थे इन शॉर्ट। तो जब मैं मटेरियल को लेके आया हूँ, मैं लाया हूँ और 1 मिनट के बाद गायब हो गए, मतलब क्या हुआ कि और डीके हो गए। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वैसा है, कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू इमेजिन। सी द थिंग इज, कौन सा न्यूक्लियाई कब डीके होगा ये डिपेंड करता है वो फॉर्म कब हुआ था। अब इमेजिन कि कोई ऐसा न्यूक्लियाई है, कोई ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसका लाइफ टाइम 10,000 ईयर्स है। वैसे तो हम डायरेक्टली लाइफ टाइम 10,000 ईयर बोल ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इमेजिन 10,000 ईयर है उसका न्यूक्लियर का लाइफ टाइम। आई ब्रॉट अ मटेरियल, तो डेफिनेटली उसमें से कुछ न्यूक्लियर ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 10,000 साल पहले बने होंगे। तो मैं लाया, जैसे लाया गया। कुछ 10,000 साल से थोड़ा बाद में बने होंगे, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो मैं मटेरियल लाया, 1 मिनट के बाद वो भी गया। कुछ होंगे जो 2 मिनट के बाद बने होंगे, तो मैं मटेरियल लेके आया तो बाकी भी गए। गए मतलब किस में कन्वर्ट हो गए? डॉटर में कन्वर्ट हो गए। ऐसा होते 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 रिमेंबर, पूरा का पूरा क्वांटिटी, कंप्लीट क्वांटिटी पेरेंट का डॉटर में कन्वर्ट कब होगा? इन्फिनाइट टाइम के बाद होगा। दैट इज द आइडिया। तो ऐसा पूरा का पूरा क्वांटिटी कन्वर्ट कब होगा? इन्फिनाइट टाइम के बाद होगा। मतलब क्या? मतलब इसमें से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे थे, मेरे लिए एज अ ऑब्जर्वर उसका लाइफ टाइम कितना था? 0 था। फिर ऐसे कुछ थे जिसका लाइफ टाइम 1 मिनट था। फिर ऐसे कुछ थे जिसका लाइफ टाइम 2 मिनट था। फिर ऐसे कुछ थे जिसका लाइफ टाइम 3 मिनट था, 4 मिनट था, 5 मिनट था, 6 मिनट था, 7 मिनट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर? तो ये टॉय वाला एनालॉजी देखो, हम एक टॉय लाए, उसका लाइफ था 1 दिन, दूसरे का था 3 दिन, तीसरे का था 4 दिन, चौथे का था 5 दिन, किसी का था 10 दिन, किसी का था 15 दिन। तो हमने क्या किया? टोटल लाइफ टाइम को ऐड किया हर एक टॉय का। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। आपने वहां पे क्या किया, वही यहाँ पे करना है। आपने बोला एवरेज लाइफ डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम टोटल टाइम, टोटल लाइफ टाइम को डिवाइड करेंगे। किसका टोटल लाइफ टाइम? ऑफ ऑल द टॉयज। और यहाँ पे टॉय की जगह पे कौन है? ऑल द न्यूक्लियाई है। इसको किससे डिवाइड करोगे? इसको डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कौन से न्यूक्लियाई? कौन सा न्यूक्लियाई? पेरेंट न्यूक्लियाई। कब? इनिशियल। क्योंकि तुमने, जब मैंने टॉय का एग्जांपल दिया तो रीजन यही था कि यू बी लिटिल क्लियर विद इट। इनिशियल जिस दिन लाए थे उस दिन कितने टॉय थे? तो यहाँ पे भी इनिशियल जब लाए तो क्वांटिटी क्या है? n0। तो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर, मतलब टोटल नंबर ऑफ इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियर। क्लियर यहाँ तक? वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा जबरदस्ती का आपको, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ तक क्लियर? अब ये टोटल नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज n0। लेकिन टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियर निकालना ये मैथमेटिक्स के बिना होगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है। टॉय के केस में तो पता था ना, पहला टॉय 1 दिन रहा, दूसरा टॉय 3 दिन रहा, तीसरा टॉय 4 दिन रहा। यहाँ पे तुमको कहाँ पता है कि कौन सा न्यूक्लियर कितने दिन रहा? तो जब पता नहीं होता तो क्या करते हो? मैथ्स, इंटीग्रेशन। हमने एक कर्व देखा अभी अभी, ये हमने कर्व, जस्ट नाउ वी हैव रिवाइज्ड दिस कर्व। ये है रेडियोएक्टिव डीके लॉ। नाउ लेट अस से एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t, लेट अस टेक t इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्वांटिटी है n, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज n। फिर मैं बोलता हूं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है वो, तो टाइम तो आगे बढ़ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? t प्लस dt। लेकिन टाइम आगे बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है? डीके हो जाता है, डीके हो जाता है, तो क्वांटिटी कम हो गया। अब क्वांटिटी कितना हो गया? n माइनस डी एन। कितना हो गया? n माइनस डी एन। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये कितना है? dn है। और ये जो डिफरेंस है ये कितना है? dt है। यहाँ तक क्लियर? ये समझा है तो आगे वो समझ में आएगा। तो माय इंटेंशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। अब टोटल लाइफ टाइम फाइंड कैसे करोगे?
तो ये जो डीएन एलिमेंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और एक इजी एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये 2 सेकंड है और मैंने dt लिखा है, तो लेट अस से dt इज 0.1 सेकंड, तो ये टाइम कितना हो गया 2.1 सेकंड। एग्जांपल, जस्ट वन एग्जांपल। ये जो डीएन एलिमेंट डीके हो गए, कितने टाइम में डीके हो गए? ये 0.1 सेकंड में। कितने टाइम में डीके हो गए? ये 0.1 सेकंड में। तो ये जो एलिमेंट 0.1 सेकंड में डीके हुए, कितना नंबर? डीएन नंबर। कितना नंबर? डीएन नंबर। 0.1 सेकंड में कितने डीके हुए? डीएन। 0.1 सेकंड की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? dt। ये जितने भी एलिमेंट्स थे, ये कम से कम कितना टाइम जिए? हाउ मच इज द मिनिमम लाइफ टाइम? t। किसका? डीएन का। ईच ऑफ दिस डीएन इस डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में से हर एक का कम से कम टाइम कितना था? t। ज्यादा ज्यादा कितना था? t प्लस dt। बिकॉज आई टोल्ड यू कि एग्जैक्टली कौन सा न्यूक्लियाई डीके हो रहा है पता ही नहीं है हमको। तो हम क्या बोलते हैं कि एक काम करो, t इंस्टेंट ऑफ टाइम लो। t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने एलिमेंट्स है? n। फिर एक अगला इंस्टेंट ऑफ टाइम लो, t प्लस dt, dt इज वेरी स्मॉल। तो जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो पेरेंट क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, मतलब पेरेंट की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो कितनी हो गई? n माइनस डी एन। मतलब t से t प्लस dt के बीच में, dt टाइम इंटरवल में कितना डीके हो गया? d। कितना डीके हो गया? d। राइट। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू थी 100। इमेजिन 100 वैल्यू थी, मैंने इनिशियल टाइम ले लिया 2 सेकेंड्स को। फिर मैंने अगला टाइम इंस्टेंट लिया t प्लस dt, मतलब 2 प्लस 0.1 सेकेंड। एक बात तो पक्का है कि यहाँ पे जो न्यू नंबर मिलने वाला है वो क्या आएगा? n माइनस डी एन। फॉर एग्जाम्पल 100 माइनस 3, राइट। तो कितना आ गया? ये 97। लेकिन dn की वैल्यू क्या आ गई? 3। मतलब 0.1 सेकेंड के अंदर कितने डीके हो गए? 3। ये 3 डीके हुए। डीके हुए मतलब ये खत्म हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए? डॉटर में। लेकिन ये 3 जो न्यूक्लियाई थे, कम से कम 2 सेकेंड तो जिंदा रहे थे ना। वो कब खत्म हुए? 2.1 सेकेंड पे। तो कम से कम कितना टाइम उनकी लाइफ थी? 2 सेकेंड तो थी। 2 सेकेंड को मैं क्या बोल रहा हूँ? टी बोल रहा हूँ। तो ये जो डीएन एलिमेंट थे, इनका टोटल लाइफ टाइम कितना हो गया? टीडीएन। आ रहा है समझ में? अभी कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल है, आई टोल्ड यू तुमको, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि प्रॉब्लम फिजिक्स का नहीं है, प्रॉब्लम मैथ्स का है। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, मैं सिर्फ इतना बोल के खत्म कर देता था। कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ देखो ऐसा है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो सबके सब एक साथ डीके नहीं होते। कोई 0 टाइम जीता है, कोई इन्फिनाइट टाइम जीता है, हम लोग एवरेज कर रहे हैं, उसको बोलते हो मीन लाइफ। उसका फॉर्मूला आता है 1/λ। मेरे लिए काम खत्म हो गया, डन। दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज। बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑल्सो। तो हो क्या रहा था, ये जो डीएन एलिमेंट थे वो कम से कम तो टी टाइम तक जिंदा रहे। तो टाइम, उनका टोटल टाइम कितना हो गया? डीएन इंटू टी। अब हमने क्या किया? हमने सिर्फ किसकी बात की? डीएन की। हमारे पास सैंपल में सिर्फ डीएन थे क्या? नहीं। कितने थे? इनिशियल क्वांटिटी कितना था? n0। तो ऐसा डीएन मैंने यहाँ पे लिया, और छोटे छोटे इंटरवल लूंगा तो हर एक में डीएन 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 आएगा। और हर एक डीएन में से हर एक एलिमेंट, हर एक न्यूक्लियर, इट विल बी लाइव अलाइव फॉर सम ऑफ द टाइम इंस्टेंट। तो जब तुम टोटल फाइंड करते हो ना, तो क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो। किस पे इंटीग्रेट करते हो? टोटल पे। टोटल तुमने क्या बोला? टीडीएन। लेकिन ये टाइम किसका है? ओनली फॉर डीएन। हमारे पास सिर्फ डीएन था क्या क्वांटिटी? नहीं, हमारे पास कितना क्वांटिटी था? n0। कब तक करना है? जब तक 0 नहीं हो जाता, जब तक पूरा का पूरा पेरेंट न्यूक्लियर खत्म नहीं हो जाता। मतलब इनिशियल क्वांटिटी n0 से 0 तक। और नीचे तो वैसे भी टोटल ही है, नीचे तो वैसे भी क्या है? n0 है। यहाँ तक क्लियर? नाउ उसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने से पहले हमको n पता है, n क्या है? n0 e raised to माइनस लैम्डा t। तो व्हाट इज dn देन? dn मतलब डेरिवेटिव, राइट। इसमें से n0 क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना। इमेजिन मैंने बोल दिया इनिशियल 10,000 न्यूक्लियर थे, तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो n0 क्या है? कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव e रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो e रेज टू माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव क्या आता है? e रेज टू माइनस लैम्डा टी इंटू 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 माइनस लैम्डा।
यहाँ तक क्लियर? एक छोटा सा चेंज है दैट यू शुड डू, हमने यहाँ डायरेक्ट n0 लिख दिया, एक्चुअली डायरेक्ट नहीं आता है, आता है n0 ही है, लेकिन कहाँ से आता है? इंटीग्रेशन dn, कहाँ से स्टार्ट हुआ? n0, कहाँ खत्म हुआ? 0। क्योंकि लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि तुम देखोगे माइनस साइन आ जाएगा नीचे। तो देन यहाँ तक क्लियर? अब हमारे पास जो इंटीग्रल था, मतलब जो मीन लाइफ में न्यूमरेटर में इंटीग्रल था, वो था टी डी एन, कहाँ से स्टार्ट हुआ? n0 से, कहाँ तक गया? 0 तक। और डिनोमिनेटर में क्या था? इंटीग्रेशन था n0 से 0 तक, किसका? dn का। ये dn क्या है? ये dn आपने फाइंड करके रखा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन n0 to 0 t dn, dn is n0 into माइनस लैम्डा इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। और एक चीज जो हमने लिखी नहीं, क्या नहीं लिखी, क्या लिखना चाहिए था जो तुमने लिखा नहीं? dt, डेरिवेटिव में dt नहीं आएगा क्या? dt। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, dt। तो यहाँ पे क्या आएगा? dt अपॉन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dn n, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx x dy y, इसको क्या आएगा? बराबर, ये जो n0 है कांस्टेंट है, लैम्डा है कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाओ, माइनस n0 लैम्डा इंटीग्रेशन n0 to 0 t e रेज टू माइनस लैम्डा t dt, ये अंदर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट क्या है? 0, माइनस लोअर लिमिट क्या है? n0। तो ये n0 n0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ये हो गया कैंसल्ड आउट। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज कैंसल्ड आउट। ऊपर क्या बचा? इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट इज इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन आता है ये आपको सॉल्व करना एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? u इंटू वी फॉर्म है वो, फिर आपको लेआउट का रूल लगाना पड़ेगा। पता है लेआउट का रूल? लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये आता है 1 by लैम्डा स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दैट इंटीग्रल यू गेट 1 by लैम्डा स्क्वायर, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। तो वो पता लग गया तो ये हो गया कैंसल। तो कितना आ गया? 1 by लैम्डा। तो व्हाट इज एवरेज लाइफ टाइम? 1 upon लैम्डा, 1 upon लैम्डा, 1 upon लैम्डा। Then we can start with questions now. So this is all about theory so far. So there are three important things that you need to know. What is radioactive decay law? N equal to n0 e raised to minus lambda t. What is half-life time? 0.693 upon lambda. What is average lifetime? 1 upon lambda. Average lifetime को mean life भी बोलते हो. So now we can start with numericals of nuclear physics. Example 15.5. So do not rush. I will give you sufficient time to write down. Calculate the radius and density of what is GE? Germanium 70. ये ऊपर 70 लिखा है, मतलब ये कौन है? मास नंबर है। Given its mass to be approximately equal to 69.924 U. What is U? What is U? Atomic mass unit. तो atomic mass unit AMU को लिखते हो तुम U. Now if you remember, हमने जब साइज ऑफ न्यूक्लियस ये कॉन्सेप्ट देखा था तब मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है? 3m/4πr0³। मैंने ये भी बताया था कि हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होता है, तो कैलकुलेट करके रखो। तो करके रखा गया, ओके गुड। एक दो लोगों ने किया है, बाकी ने नहीं किया है। एनीवेज सिंपल क्वेश्चन है, तुमको क्या फाइंड करना है? रेडियस, और क्या फाइंड करना है? डेंसिटी। किसका? जर्मेनियम 70 का। जर्मेनियम 70 ऊपर लिखा है, मतलब ये कौन सा नंबर है? मास नंबर है। मतलब गिवन तुमको क्या है? मास नंबर है। आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? रेडियस, और क्या बोला है? डेंसिटी। तो डू यू रिमेम्बर
हमने रेडियस का एक फॉर्मूला देखा था, r इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3, वेयर r0 की वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, मतलब 10⁻⁻15 मीटर। नंबर 2, डेंसिटी का फॉर्मूला था 3m, वेयर m इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन 4 पाई r0 क्यूब, r0 क्यूब, राइट। देन यही दो फॉर्मूला हमको चाहिए थे एंड डन। तो वी कैन जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। तो नंबर 1, r इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3, r0 की वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, और न्यूक्लियस का साइज वैसे भी फेम्टोमीटर में आता है, 10⁻⁻15 में आता है, तो मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा नहीं, बिकॉज आंसर हमको एक्सपेक्टेड ही फेम्टोमीटर में है। तो आपके बुक में भी अगर आप देखोगे तो आंसर 10⁻15 मीटर में ही दिया है, इनटू क्या 70 रेज टू 1/3, 70 का क्यूब रूट, रफ 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो ये 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, चलो अप्रोक्सीमेट छोड़ो, एग्जैक्ट ही कर लेते हैं। 70 रेज टू 1/3, 70 रेज टू 1/3 मतलब 0.333, 4.06, इंटू क्या था, इंटू था 1.2, कितना आ गया 4.87। ये रफ आंसर है, एग्जैक्ट आंसर बुक में है 4.95, हमारा 4.87 आ रहा है, तो ये आ गया 4.95 इंटू 10⁻⁻15, दैट इज फेम्टोमीटर। नंबर 2, आपको डेंसिटी फाइंड करना है, तो 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। अब ये जो m है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.067 होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.08 ऐसा कुछ तो होता है। तो एवरेज करने के बाद, अभी बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने 1.66 इंटू 10⁻⁻27 लिखा हुआ है, तो जो इन्होंने लिया है वही हमको कंसिडर करना पड़ेगा। 3 इंटू मास इंटू 1.66, हाँ ये 10⁻⁻7, ठीक है, गुड। देन आपको क्या फाइंड करना है, न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करना है। या m क्या होता है, ये m मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन वो मास ऑफ प्रोटॉन था हाइड्रोजन का, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन था। इसमें एक प्रोटॉन है क्या, इस न्यूक्लियर में एक प्रोटॉन है। न्यूक्लियर के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। पहली बार ही पता लगा इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस का मास किससे आएगा, प्रोटॉन्स एंड, और आपको देके रखा हुआ है द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज अराउंड 969 एटॉमिक मास यूनिट। तो 3 इंटू 69.924 यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और U की वैल्यू होती है 1.67, मैं 66 लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में 66 लिया है, 10⁻²। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27। 1 AMU इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो जब आपको डायरेक्टली मास दिया हो एटॉमिक मास यूनिट में, तो सिर्फ U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इस U की जगह पे तुम क्या लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्यों किलोग्राम, क्योंकि डेंसिटी तुम फाइंड करते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो यहाँ तक क्लियर। तो अगली बार से अगर आपको ऐसा बोला होगा कि हमारे पास एक्स न्यूक्लियाई है, उसका आपको बोला होगा मास 50U है, तो फिर क्या करोगे, 50 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू r0 इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो मैं नहीं करने वाला हूँ, यू आर सपोज्ड टू डू इट बाय योरसेल्फ, और ये नंबर याद रख लेना। तो ये सब कैलकुलेट करके आता है 2.29 इंटू 10⁻17, तो 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और याद रखना, ये न्यूक्लियर डेंसिटी है, ये हर एक न्यूक्लियस के लिए सेम होता है, तो मोर और लेस हमेशा आपको यही वैल्यू मिलने वाली है।
Next question. And before we go ahead to the next question, I repeat again, ये 2.29 into 10⁷ न्यूक्लियर डेंसिटी मोर और लेस कांस्टेंट होता है, तो उसको याद ही रख लो बेटर। सीईटी जेई नीट में तो एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जस्ट मार्क दिस वैल्यू एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.6, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। Calculate the binding energy of lithium with mass number 7 and atomic number 3. The masses of hydrogen and lithium atom being 1.007825 atomic mass unit and 7.016 atomic mass unit respectively. पूछा है आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम और आपको दिया है मास ऑफ हाइड्रोजन। क्यों दिया होगा मास ऑफ हाइड्रोजन? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्टेप में तुमको समझ में आ जाएगा क्यों। हमको गिवन में क्या क्या दिया है, हमको सबसे पहले गिवन में बताया है ये लिथियम है, उसका ए वैल्यू कितना है 7, उसका जेड वैल्यू कितना है 3। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, मतलब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा ए माइनस जेड, मतलब कितना 4। आपको और क्या बताया है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट। आपको क्या बताया है, मास ऑफ लिथियम, लिथियम का मास ऑफ लिथियम कितना दिया है 7.016 एटॉमिक मास यूनिट। आपसे पूछा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम। और अगर आपको याद होगा बाइंडिंग एनर्जी आता किससे है, मास डिफेक्ट से आता है, याद है क्या? बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ये था जूल में। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? सम ऑफ masses of protons and neutrons ZMP plus NMN minus the measured mass दिया है, this is measured mass of lithium, right? C square जूल। अगर आपको EV में चाहिए, MEV में चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये सारा का सारा एटॉमिक मास यूनिट में है, जो है क्योंकि किसमें दिया है U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको बताया ये कि अगर आपके पास मासेस एटॉमिक मास यूनिट में हो तो सी स्क्वायर जूल को हटा के डायरेक्टली 931 MeV लिख देना, मतलब कन्वर्जन फैक्टर करके बता दिया ये। तो सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जूल को ईवी में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आया 931, एग्जैक्ट आता है 931.5। तो ये मैंने आपको बताया था उस दिन, रफ वैल्यू, कई जगह पे डायरेक्टली 931 ही यूज किया है, कई जगह पे 931.5 यूज किया है। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिया है 931.5, तो मैं 931.5 लिखूंगा इसको MeV। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया नहीं, दिया है क्या? नहीं दिया है। मैंने इसलिए बोला कि हाइड्रोजन क्या होता है, एक प्रोटॉन ही तो होता है हाइड्रोजन, वो 1 प्रोटॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन देना चाहिए था, जो दिया नहीं है, वो होता है 1.00866 एक्चुअली, बट 86 तक ठीक है, राइट? यहाँ पे कितने लिखे हमने, हाँ तो यहाँ भी लिख देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो रिमेंबर दिस, यू हैव टू नो ऑल दिस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। हो गया 1.00866 और ये 1.00782। देन हमको करना क्या है, हमको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज जेड वैल्यू 3, व्हाट इज मास ऑफ ईच प्रोटॉन 1.00782, व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4, what is mass of each neutron 1.00866 minus what is mass of lithium atom, lithium 7.016
इनटू कन्वर्जन फैक्टर कितना है 931.5 MeV। तो अगर करके देखोगे आप कैलकुलेशन, लेट अस डू इट। क्या था 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.00782, 782 है ना, यस। कितना आ गया 3.02346, 3.02436 प्लस 4 इंटू 1.00866, 1.00866, 4.03464, 4.03464 माइनस 7.016 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इन दोनों को ऐड कर लो, 4.03464 और किसको ऐड करोगे 3.02346, कितना आ गया, और माइनस कितना करोगे 7.016, तो माइनस कर लोगे 7.016 माइनस 7.016, 0.0421 मल्टीप्लाई किससे करोगे 931.5, 39.2161, तो दिस इज 39.2161 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी एग्जैक्ट आंसर आपको दिया है 39.23, तो हमारा भी 39.2161 तक आ गया, तो सही है। ये क्या है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा होता, पर न्यूक्लियन, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 7, तो 39/7, 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 से 42 होता है, राइट। तो ये कितना आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये स्टेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी के याद होगा आपको 30 to 170 जिसका मास नंबर होता है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है 7.85 के ऊपर, मैक्सिमम होता है 8.75 आयन का। तो इसका 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये स्टेबल है क्या, नहीं है। गुड, डन, दैट्स इट। So as I told you, this is not stable element, but it is also not radioactive. So lithium will undergo fusion and make higher elements. अगला क्वेश्चन, calculate the energy released in alpha decay of Pu. What is Pu? What is Pu? Plutonium 238 to uranium 234. The masses involved being mass of plutonium is 238.04955 and mass of uranium is 234.04095 U, मतलब दोनों एटॉमिक मास यूनिट में, और आपको मास ऑफ He मतलब अल्फा पार्टिकल का मास भी देके रखा है 4.002603 एटॉमिक मास यूनिट। एनर्जी रिलीज्ड, तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूँ। मैंने ये बताया था कोई भी एक्स एलिमेंट अगर इसका अल्फा डीके हो तो ये वाई में कन्वर्ट होता है, जिसका z नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है, प्लस व्हाट इज रिलीज्ड इज अल्फा पार्टिकल प्लस सम एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू, क्यू फैक्टर। और ये क्यू फैक्टर या क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ पेरेंट एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई का मास माइनस प्रोडक्ट का मासेस का सम इनटू सी स्क्वायर, ये किसमें आता है, जूल में। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दिस इज इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट जैसा आता है ये, और ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्म आ जाता है। दिस इज मास डिफेक्ट, mx माइनस my प्लस m अल्फा इज मास डिफेक्ट। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी से फॉर्मूला बन गया। तो फिर हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें सिर्फ x कौन है, प्लूटोनियम है। तो हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है, बाय द वे ये सी स्क्वायर जूल को मैं ईवी में एमईवी में लिख लूंगा। तो रिमेंबर हमारे पास प्लूटोनियम और यहाँ पे यूरेनियम है ब्रैकेट, तो यहाँ पे कौन है, प्लूटोनियम है। और प्लूटोनियम का ए वैल्यू कितना दिया हुआ है
238। जेड वैल्यू वी डोंट केयर, नहीं दिया तो नहीं दिया, हमको चाहिए भी नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो गया? यूरेनियम। यूरेनियम का कितना दिया हुआ है? 234, बराबर। तो यहाँ पे मास ऑफ एक्स मतलब किसका मास? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। ये कौन है? ये यूरेनियम है। मास ऑफ प्लूटोनियम, मास ऑफ यूरेनियम, तो दिया ही है ना हमको डायरेक्टली, मासेस हमको दिए है। तो जेड वैल्यू की जरूरत नहीं है हमको, वी डोंट नीड जेड वैल्यू हियर। तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्लूटोनियम माइनस मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल into 931.5 MeV. So mass of plutonium how much? 238. 238.04955 minus what is mass of uranium? 234.04095 plus mass of alpha particle 4.002603 into 931.5 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो कैलकुलेशन कर लो फिर। किसको किसको ऐड करेंगे, किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 238.04955 238.04955 इसमें से किसको माइनस करोगे? किसको माइनस करोगे इसमें से? यूरेनियम। यूरेनियम का कितना है? 234.0409 पक्का, बराबर 095। उसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा? 4.0026 4.002603 बराबर, करेक्ट। अभी ये क्या कैलकुलेशन करता है उसको ही पता। तो ये कैलकुलेशन करके दे दिया हमको इसने, ये दोनों को ऐड करके दे दिया। सब्ट्रैक्ट किया नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। किया क्या सब्ट्रैक्ट अभी? यस। 0.005997 मल्टीप्लाइड बाय 931.5 5.586 आंसर है 5.5862 बराबर है। हमारा भी आंसर 5.5862 है, इनका भी आंसर 5.5862 है। 5.5862 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज पूछा होगा तो क्या फाइंड करना है? क्यू वैल्यू। क्या फाइंड करना है? क्यू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15.8 कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन है मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इमिटेड इन द डीके ऑफ सोडियम 2211। सोडियम है ना, NaCl में सोडियम ही होता है, Na। गिवन द मास ऑफ सोडियम इज 21.994437 एटॉमिक मास यूनिट एंड Ne व्हाट इज Ne? नियॉन to 21.991385 U प्लस मास ऑफ एन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है 0.0000055 AMU, राइट। तो अब जैसे आपने यहाँ पे Q वैल्यू फाइंड किया वैसे वहां करना है। तुमको क्या पूछा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सोडियम ने एक बीटा पार्टिकल, वो भी कौन सा बीटा? पॉजिट्रॉन, मतलब +1 E इमिट किया अगर हो, तो यहाँ पे Z वैल्यू क्या होगी? एक से बढ़ेगी, कम होगी, एक से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 10, और यहाँ क्या रहना चाहिए? 22। ऐसा दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, ऐसा दिया है ना। नियॉन 2210 दिया है कि नहीं? तो बराबर है ना, पॉजिट्रॉन इमिट हुआ तो चार्ज कॉन्जर्व करने के लिए यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 10 + 1 11। साथ में कौन इमिट होता है? एनर्जी। ये एनर्जी कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन इन दिस केस। इस केस में बीटा पार्टिकल वो पॉजिट्रॉन है। जो भी एनर्जी रिलीज हुआ इस न्यूक्लियर डीके में, उस न्यूक्लियर डीके में जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ कौन लेके गया?
पॉजिट्रॉन लेके गया तो वो एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली तुमको फाइंड क्या करना है, क्यू वैल्यू करना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ अपीयर्स एज क्यू वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट क्यू वैल्यू। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पेरेंट कौन है, पेरेंट कौन है, सोडियम, माइनस प्रोडक्ट्स कौन है, नियॉन, और कौन है, पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मास कितना होता है me, इनटू क्या करोगे, सी स्क्वायर जूल, वो लिखूंगा नहीं मैं, 931.5 MeV। तो स्ट्रेट अवे जब हो रहा है तो फिर y, तो वापस वही सब करना है आपको। सोडियम का मास दिया है, यस, तो सोडियम का मास दिया है, तो सोडियम का मास दिया है, कितना दिया है, 21.994433, 21.994437, माइनस माइनस इन दोनों को ऐड करोगे, नियॉन का कितना है 21.991385, 21.991385 प्लस 0.00055, 0.00250 multiplied by 931.5, 2.3306। तो आंसर आएगा 2.3306, 2.3306, 2.3306 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है क्या, ये आंसर है क्या, कहाँ गया एग्जाम्पल, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, बराबर है, करेक्ट है, 2.3306। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन और लगता है वो मिसिंग है। तो वी विल जस्ट सॉल्व पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। मे बी यू कैन टेक दैट एज एन असाइनमेंट। एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ मास 1.5 mg, mg 1 milligram। द हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियर स्पीसीज xn is 3.2 days, half लाइफ टाइम is 3.2 days। हर 3.2 दिन के बाद उसका क्वांटिटी हाफ 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 होता जाएगा। कैलकुलेट इट्स डीके कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। हमको गिवन में क्या दिया हुआ है, टी हाफ। व्हाट इज गिवन टू अस इज टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 3.2 डेज। उसके बाद आपको पूछा है कैलकुलेट, फाइंड, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इज डीके कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा। दूसरा एवरेज लाइफ टाइम मतलब टाउ। तो फॉर्मूला मैंने आज भी डिराइव करके दिए हैं दोनों। तो इन दिस केस पहले अगर आपको लैम्डा फाइंड करना है तो 0.693 अपॉन टी हाफ। रिमेंबर व्हेन यू फाइंड लैम्डा, टी हाफ शुड बी इन सेकेंड्स नॉट इन डेज। नंबर 2, अभी डेज में लिखोगे तो अभी डेज में भी लिख सकते हो वैसे, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू राइट डाउन इन सेकेंड्स, तो सेकेंड्स में लिख देंगे हम। एवरेज लाइफ इज 1 अपॉन लैम्डा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लैम्डा मिलेगा, उसी का रेसिप्रोकल करना है आपको, तो डबल मेहनत मत करना, उसी का रेसिप्रोकल कर लेना। तो ये 3.2 डेज था, 3.2 डेज था, इसको सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। एक दिन में 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स। स्टॉप डूइंग दैट एंड पे अटेंशन हियर, छोड़ दो उसको, डू नॉट लिसन टू देम, तुम अपना अपना ध्यान दो यहाँ पे। तो 3.2 इंटू 2, 24 इंटू 60 इंटू 60, 6 36, 32 इंटू 24, नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो फिर हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेटर। 768। तो हमको मल्टीप्लाई करना था 3.2 को 24 से, इसको 60 से, और वापस एक बार 60 से, 276480। तो ये आता है 276480 सेकेंड्स। अब आप बोलोगे कि हम एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करें फिर, तो एग्जाम में आप इसको मल्टीप्लाई करो ही नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं करना, क्योंकि ये डिनोमीटर आएगा
तभी रेसिप्रोकल ले लेना। तो दिस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ सेकेंड में कैलकुलेट करके रखा है 0.693 अपॉन 276480। जिनको नहीं पता कैसे करना है यूजिंग लॉग बुक, इधर पॉइंट लगाना, इधर 10⁵ लेखना, और रेसिप्रोकल टेबल होता है लॉग बुक में, उसमें से आपको 2.76 का रेसिप्रोकल इजीली मिलेगा, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। बट सिंस आई हैव द लग्जरी टू यूज कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर से करने वाला हूँ। 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 276480, 2.5 into 10⁻⁻⁶, that is 2.5 into 10⁻⁻⁶ पर सेकेंड, क्योंकि 1 टाइम है ये, राइट। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट की वैल्यू उतनी दी है क्या, डीके कांस्टेंट की वैल्यू इनकी थोड़ी सी अलग आ रही है। अभी ऐसे अलग क्यों आना चाहिए, ऐसे आंसर तो अलग नहीं आना चाहिए। 3.2 डेज हाफ लाइफ टाइम था ना, तो डीके कांस्टेंट हमारा कौन सा एग्जांपल चालू है, ये 15.9 है, 15.9 है ना, हाँ, तो 15.9 का बराबर है, दिस इज करेक्ट। ओके, फिर दूसरा क्या फाइंड करना है हमको, टाउ। टाउ इज 1/, ये तो ज्यादा इजी है, क्यों, क्योंकि ये जो 2.5 है, ये जो 2.5 है, इसको मैं 25 लिख सकता हूँ क्या, इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा क्या, यस। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻+7 हो जाएगा, यस। 10⁻+7 को मैं 10⁵5 इंटू 10⁻2 मतलब 100 लिख सकता हूँ क्या, यस। तो 25 1 एंड 4, तो 4 इंटू 10⁻5 सेकेंड, दिस इज द एवरेज लाइफ, मतलब 4 लाख सेकेंड इज द एवरेज लाइफ ऑफ दिस स्पीसीज। 4 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10⁻5 है क्या, आंसर होना ही चाहिए, तो आएगा, यस, लगभग उतना ही है। इन्होंने डेज में लिखा है, तो तुम भी डे में बताओ, तो डे में कैसे कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स को, डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय, उल्टा प्रोसेस करो ना। 1 डे इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज 1/24 इंटू 3600, बराबर, बराबर ना, हाँ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टाउ इक्वल टू 4 इंटू 10⁵, ये किसमें था, सेकेंड में था। डे में कन्वर्ट करने के लिए 24 इंटू 36 इंटू 10⁻², 1 एंड 6, ये 6 का क्यूब बन गया, 6 इंटू 6 36 इंटू 6, 6 का क्यूब 216, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 है, और 1/216, 6 का क्यूब का रेसिप्रोकल 1/216, 1 divided by 216, 0.00462, 0.00462 into 10⁻3, 2 into 10⁻3, मतलब कितना, 4.62 डेज, बराबर है, 4.62 डेज, यही आंसर है, खत्म, डन, दैट्स इट फॉर टुडे।